प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको लग्नेश और धनेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपकी जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी और धन भाव का स्वामी किस संबंध में बैठा हुआ है और आपस में इनका संबंध आपके जीवन में आपके धन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके खान पान, आपकी वाणी के बारे में क्या क्या बताने का कार्य करते हैं, आज इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आप धनेश और लग्नेश के संबंध में तो जान पाएंगे ही, साथ ही साथ आपके जीवन में आप कितना धन कमाएंगे, कितना धन आपके पास होगा, ऐसे विषयों की भी कुछ जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। मैं बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करता हूं और सबसे पहले उन दर्शकों को बताता हूं जिन्हें ज्यादा ज्योतिष की जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं यहां पर साइड में एक खाली जन्म कुंडली आपको बता रहा हूं। इस ओर आपको दिख रही है, ये जो जन्म कुंडली है ये खाली जन्म कुंडली है। 12 इसमें केवल और केवल भाव लिखे हुए दिख रहे हैं, सबके नाम लिखे हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ऐसे सबके नाम लिखे हुए हैं। अब इसी में यदि आप ध्यान देंगे तो जहां पर आप देख पा रहे हैं प्रथम भाव लिखा हुआ, लग्न लिखा हुआ, यानी अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो होता है इसे प्रथम भाव कहते हैं, इसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। और ये जो कुंडली का द्वितीय भाव है ये हमारे धन का भाव होता है, इस भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं। तो आपको बस इतना ही काम करना रहेगा कि आपकी कुंडली में देखना है कि कौन सा ग्रह धन भाव का स्वामी है और कौन सा ग्रह लग्न का स्वामी है। यदि आप इस कुंडली से देखें तो मैं आपको इस कुंडली से बताने का प्रयास करता हूं। आप यहां पर देखिए, इस लग्न में कौन सा अंक लिखा है, तो यहां पर 6 का अंक लिखा है। ये जो साइड में आप चार्ट लगा देख पा रहे हैं, यहां पर आप गिनती लिखी हुई दिख रहे हैं। ये जो अंक है, ये जो गिनती है, ये बताती है कि कौन सी राशि यहां पर बनी है। जैसे यहां आपने देखा कन्या राशि लिखी है, तो कन्या राशि आपने यहां देखा, इसके सामने लिखा है बुध। बुध यानी मरकरी, और मरकरी यानी बुध इस लग्न का स्वामी बन गया। तो आपको इस कुंडली में सबसे पहले देखना है बुध कुंडली में कहां बैठा हुआ है। जब आप इतना देख लेंगे तो उसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें दूसरे भाव, धन भाव का स्वामी कौन है। तो जैसा मैंने आपको बताया ये धन भाव होता है। यहां लिखा है 7 का अंक, तो आप देखिए यहां 7 के अंक के सामने लिखा है शुक्र, तो यानी इस दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हो गया। अब जरूरी नहीं है कहीं यहां अपनी अपनी राशि में ही हो, ये कहीं पर भी कुंडली में बैठे हुए हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। कहीं भी किसी भी स्थिति के अंदर ये दोनों लग्न का स्वामी और धन भाव का स्वामी बैठे हुए हो सकते हैं। तो मैं आज आपको जो बताऊंगा इन्हीं 2 ग्रह के माध्यम से बताऊंगा कि आपके जीवन में ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से धन कितना रहेगा और धन की स्थिति कैसी रहेगी। उससे पहले आप इस उदाहरण कुंडली को देखिए। यहां पर आप देखिए और बताइए कि लग्न का स्वामी कौन है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं लग्न यहां पर 4 नंबर का है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो लग्न के स्वामी चंद्रमा। दूसरे भाव के स्वामी आपने देखा यहां पर सिंह राशि होने से सूर्य बनते हैं, पिछले चार्ट में आप देख सकते हैं मिलाकर। तो चंद्रमा और सूर्य यहां पर ये 2 ग्रह निकल के आए। अब आपको इन 2 ग्रह की स्थिति से देखना है कि ये आपस में किस संबंध में है। जैसे इस कुंडली में देखें तो चंद्रमा यहां पर है और सूर्य यहां पर बैठे हैं। अगर चंद्रमा से सूर्य की स्थिति देखें तो ये तीसरे और 11वें की स्थिति है। अब जिन्हें ये नहीं समझ पड़ा तीसरा 11वां कैसे, उन्हें समझाता हूं। देखिए चंद्रमा से गिनती करिए। चंद्रमा यहां पर है 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहां पर 6, यहां 7, यहां 8, 9, ये 10 और ये 11। मतलब चंद्रमा से 11वें भाव में सूर्य बैठा है। तो ये चंद्रमा से गिनती हुई 11। अब सूर्य से गिनती कीजिए। सूर्य से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करिए। सूर्य जहां पर है वहां पर 1, उसके आगे वाले भाव में 2, और जहां चंद्रमा है वहां पर आ गए हम 3 नंबर पर। तो आपने देखा कि चंद्रमा से गिनने पर 11 नंबर और सूर्य से गिनने पर तीसरे नंबर, यानी यहां जो संबंध बना इन दोनों ग्रहों का वो तीसरे 11वें का संबंध बना।
आपकी कुंडली में अलग अलग प्रकार के संबंध बन सकते हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको देता हूं। जैसे आप देखेंगे किसी कुंडली में लग्न और दूसरे भाव के स्वामी एक साथ बैठेंगे, तो वहां पर एक एक का संबंध बोल लो या युति संबंध बोल लो उसे, ये वाला पहला संबंध बनेगा। दूसरा होता है 2-12 का, यानी आगे पीछे बैठे हुए हैं। एक मान लो, मैं इसे हटा देता हूं यहां से, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, फिर इसे एक अन्य कुंडली के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो एक संबंध होता है 2-12 का संबंध। 2-12 मतलब आगे पीछे, जब एक से गिनती करें तो दूसरा, जैसे मान लो लग्न का स्वामी यहां है और दूसरे भाव का स्वामी यहां है, आगे पीछे हो गए, तो इस संबंध को बोलते हैं 2-12 का संबंध। फिर अभी 3-11 बताया मैंने, तो 3-11 का एक संबंध होता है। फिर एक संबंध होता है 4 और 10 का, मतलब चौथे दसवें का संबंध, केंद्र संबंध भी बोल सकते हैं, चौथे दसवें का संबंध होता है। फिर होता है 5वें और 9वें का संबंध, मतलब एक ग्रह 1 से 5वें में, दूसरे से 9वें में गिनती में आ रहा है, तो 5वें 9वें का संबंध होता है। जरूरी नहीं केंद्र में बने, जैसे मान लो एक ग्रह यहां बैठा है और दूसरा ग्रह यहां बैठा है, तो गिनती करेंगे तो 5वें 9वें पे आएंगे एक दूसरे पर, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और यहां 5वां, तो 5वें 9वें का संबंध इसको बोलते हैं। फिर होता है 6ठे 8वें का संबंध, जिसके बारे में तो हालांकि आपने सुना भी होगा, षडाष्टक जिसे कहा जाता है। और फिर होता है 7वां, पहला 7वें का संबंध, मतलब पहला 7वां तो नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के आमने सामने, मतलब 7वें का समझ लीजिए इसे, कि एक दूसरे के ठीक आमने सामने हो। इन दोनों के प्रभाव लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि देखो आप मान लो दो ग्रह, जैसे मान लो यहां सूर्य चंद्रमा निकले, चंद्रमा यहां पर है, सूर्य भी यहीं पर आ गया, तो दोनों साथ में प्रभाव दे रहे हैं। अब मान लो इसका उलट हो जाए, मतलब यहां चंद्रमा बैठे हैं, इसके ठीक सामने यहां सूर्य बैठे हैं, तो ये आमने सामने भी एक दूसरे को ग्रह देखेंगे और साथ में होने पर भी एक दूसरे के साथ में प्रभाव देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि पूरा प्रभाव ग्रहों का देखने को मिलता है। अब मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो इस खाली कुंडली के माध्यम से बताऊंगा, आप इसे मिलाते जाइएगा, देखते जाइएगा। मैं यहां उदाहरण के लिए बुध और शुक्र लूंगा, आपकी कुंडली में जो हो आप ले सकते हैं। अब एक लग्न वाले जो है उनके मन में प्रश्न आएगा कि हम क्या करें। मकर लग्न वाले, क्योंकि मकर लग्न में लग्न का स्वामी शनि होता है, दूसरे भाव का स्वामी भी शनि होता है, क्योंकि दोनों तरफ शनि की राशि आती है। केवल मकर लग्न में ही ऐसा होता है। तो मकर लग्न वालों को मैं ये कहूंगा कि आप मानिए कि मकर लग्न का स्वामी आपका शनि है और दूसरे भाव में जो कुंभ राशि आती है, कुंभ राशि का स्वामी राहु है। तो आप शनि और राहु को देखिए कि शनि राहु का आपसी संबंध कैसा है। अब आप कहेंगे राहु क्यों? राहु इसलिए क्योंकि ज्योतिष में, विशेषकर जो दक्षिण भारतीय ज्योतिष पद्धतियां है वहां पर और पाश्चात्य ज्योतिष में भी बहुत से स्थानों पर कुंभ राशि का स्वामित्व शनि को दिया गया है, माफ कीजिएगा, राहु को दिया गया है। यहां शनि राहु दोनों को साथ में लेते हैं, लेकिन आप इस केस के अंदर लग्न का स्वामी शनि को माने और साथ ही साथ जो दूसरे भाव का स्वामी है वो राहु को माने। कब? मकर लग्न के अंदर। सिर्फ मकर लग्न के अंदर ये देखना है, बाकी किसी में आपको जो लग्न का स्वामी है वही और जो आपके मतलब धन का स्वामी है वो आपको दोनों ग्रह लेना है। अब मैं एक एक करके बताता हूं। मान लो आपकी कुंडली में जो लग्न का स्वामी है वो और धन भाव का स्वामी दोनों साथ में है। जैसे मैंने यहां इस उदाहरण कुंडली में लिया बुध और शुक्र। मान लो किसी की कुंडली के अंदर बुध और शुक्र, मतलब दूसरे भाव और लग्न का स्वामी साथ में बैठे, मतलब मैं यहां लिखते जाऊं, पहले पहले का संबंध हो, एक एक का संबंध हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देख पाओगे कि ऐसी अवस्था के अंदर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन अच्छी मात्रा में आता है। ऐसा व्यक्ति प्रयास भी करता है और धन का साथ भी ऐसे व्यक्ति को मिलते जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि अपने प्रयासों से ऐसा व्यक्ति अच्छी मात्रा में धन अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप ये बोल सकते हैं कि कैसे भी घर परिवार में जन्म लिया हो लेकिन अच्छी मात्रा में धन कमा पाता है, धन मिलता है और जीवन में सुखी धन को लेकर के जीवन यापन करता है। मतलब जीवन में कोई भी काम धन के कारण नहीं रुकेगा। दूसरे नंबर पर ऐसा व्यक्ति जीवन काल में अच्छी मात्रा में खुद से धन सुख सुविधा अर्जित कर पाएगा, अपने घर परिवार के लिए भी बहुत सारे काम करेगा, घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बस ये बात है कि दोनों में से कोई ग्रह नीच राशि का न हो जाए, क्योंकि अब आप जानते हैं कोई भी ग्रह नीच राशि का हुआ
या अस्त हुआ तो उसके प्रभाव में कमी आ जाएंगी। तो कमी आ जाने से क्या होगा फिर कि उसके जितने अच्छे प्रभाव मिल सकते थे वो नहीं मिल पाएंगे। एटलीस्ट व्यक्ति के लिए इतना तो कहेंगे कि धन तो आता रहेगा, धन अच्छी मात्रा में रहेगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। कुछ समय बहुत अच्छी मात्रा में आएगा, कुछ समय थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन धन बना रहेगा हमेशा। लेकिन अगर अस्त हो, नीच राशि में हो, पीड़ित हो, तो प्रभाव में कमी आ जाएगी, फिर बहुत अच्छा न बोल करके सामान्य कहा जाएगा उसे। इस बात को आपको मिलाकर देखना है। वैसे भी लग्न के स्वामी और धन भाव के स्वामी से महाधनी योग का निर्माण हो जाता है। तो महाधनी योग का जो प्रभाव होता है वो अच्छा ही होता है, कोई खराब नहीं होता। जीवन काल में धन की स्थिति अच्छी बनाए रखता है। ये पहला संबंध हुआ जो कि मैंने आपको बताया। पहला संबंध ये बना आपका पहले पहले का, मतलब साथ में युति संबंध इसको बोल सकते हैं। अब जब युति संबंध हो गया, फिर संबंध आता है 2-12 का, मतलब जो ग्रह बैठे हैं वो एक दूसरे से दूसरे 12वें के संबंध में है। मान लो जैसे इसी उदाहरण में यहाँ बुध बैठा है और इसके आगे या पीछे कहीं पर शुक्र बैठा है। मतलब इस कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हो, 2-12 के संबंध में लग्न का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी अगर बैठा हुआ है, तो ऐसे में आप पाएंगे कि ये दोनों ग्रह मिल करके आपको जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन भी देंगे, लेकिन खर्च भी करवाते रहेंगे। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीवन में धन भी आता रहता है, लेकिन खर्च भी होता रहता है। जीवन काल में ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी स्थिति होती है, लेकिन स्थिर स्थिति होती है। मतलब इसमें कई बार देखा गया कि जल्दी एकाएक बड़ी मात्रा में लाभ हो जाता है, लेकिन कभी कभी देखने को मिला कि व्यक्ति जल्दी खर्च कर दे, बड़ी मात्रा में खर्च कर दे, उससे धन को लेकर के चिंता भी करना पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर ग्रह ऐसे हुए जो आपस में मित्र है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, तो 2-12 के संबंध में बैठे हुए ग्रह आपको ज्यादा अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। अगर दोनों ग्रह विरोधी हुए, सपोर्टिंग नहीं हुए एक दूसरे के, तो आप पाएंगे कि ऐसी स्थिति के अंदर आपको जीवन काल में अधिक मात्रा में खर्च का प्रभाव देखने को मिलेगा, धन कम मात्रा में बच पाएगा। 2-12 के संबंध में ऐसे व्यक्ति को कम आयु से ही घर परिवार की जिम्मेदारी उठाना पड़ जाती है। मतलब ऐसा व्यक्ति के लिए कह सकते हैं कि घर परिवार में हो सकता है कि जन्म के समय पर शुरुआती जीवन काल में व्यक्ति के बहुत बढ़िया धन की स्थिति ना हो, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाए, जैसे जैसे अच्छा प्रभाव बढ़ता जाए, व्यक्ति धन सुख सुविधा सब अर्जित भी कर ले, अच्छा प्रभाव भी अर्जित कर ले। ये बात यहाँ देखने को मिलेगी। बाकी एक बात जरूर है कि अगर आप ये देखते हैं कि दूसरे 12वें का संबंध है, तो इसे अधिकतर देखने में यह आता है कि व्यक्ति के पास धन सुख सुविधा सब होती है, उन पर खर्चे भी करता है, लेकिन अगर बैलेंस वे में सब काम करे तो अच्छी मात्रा में धन रहता है, नहीं तो धन को लेकर के चिंता भी करना पड़ती, क्योंकि एक समय पर व्यक्ति के पास बहुत धन रहेगा, अगर उसको सही प्रकार से मैनेज ना करे तो फिर वापस नीचे भी व्यक्ति आ जाता है। ये बात यहाँ पर अधिक देखने को मिली है। तो ये कौन सा संबंध हुआ? 2-12 का ये संबंध हुआ। और 2-12 का संबंध मतलब आप देख सकते हैं कि आगे पीछे अगर बैठे हुए हो तो उनका मित्र होना जरूरी है, या उनका आपस में अच्छा कनेक्शन रखना जरूरी है, तब जाकर के आप देख पाएंगे प्रभाव ज्यादा अच्छा मिल पाएगा। फिर यदि आप देखें कि अगर लग्नेश और धनेश का 3-11 का संबंध है, तीसरे और 11वें का संबंध है। अब 3-11 में दो बातें हैं, दोनों में आपको बताऊंगा, क्योंकि 2-12 में तो उतना नहीं, लेकिन 3-11 में ये बात जरूर ज्यादा लागू होती है। जैसे मान के चलो आपके जो लग्न के स्वामी, जैसे इस उदाहरण कुंडली से मैं मानता हूं लग्न के जो स्वामी है, जैसे यहां मैंने लिख दिया बुध, और धन भाव के स्वामी शुक्र। अब मान लो लग्न के स्वामी से 11वें भाव में धन भाव के स्वामी है, ये पहली स्थिति है, यानी ये 11वीं स्थिति है कि लग्न के स्वामी से, लग्नेश से धन भाव का स्वामी 11वें नंबर पर है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में धन रहेगा, घर परिवार से व्यक्ति धनी हो या अच्छी मात्रा में उसे धन मिल जाए, खुद से बड़ी मात्रा में धन नाम सम्मान अच्छा हासिल कर ले, ये बात आपको देखने को मिलेगी। जैसा अभी मैंने वो जो उदाहरण कुंडली बताई भी थी, उसमें भी ये बात आप लागू कर सकते हैं कि वहां पर भी ये बात थी कि लग्न का स्वामी से 11वें भाव में धन भाव का स्वामी बैठा था, तो तीसरे 11वें का संबंध जरूर था, लेकिन यह संबंध मजबूती वाला संबंध है। ये स्थिति के अंदर व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में धन होगा, बड़ी मात्रा में सुख सुविधा की स्थिति होगी, कई बार घर परिवार से भी मिल जाएगा और खुद से भी अपनी इच्छाएं ऐसा व्यक्ति पूरी करेगा। इसे महाधनी योग कहा जा सकता है, भले किसी भाव में भी क्यों ना बने। अगर अच्छे केंद्र त्रिकोण के भावों में बनेगा तो ज्यादा प्रभाव मिलेगा, अन्य भावों में थोड़ा कम प्रभाव मिलेगा। लेकिन क्या समझे आप कि लग्नेश से धन भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में है तो ज्यादा लाभ वाला है ये,
इसका उल्टा हो, मतलब जैसे इसी कुंडली में मान लीजिए ये आपने देखा सप्तम भाव में लग्न का स्वामी है, इससे 3 घर आगे धन भाव का स्वामी जो कि शुक्र होगा वो यहां बैठ जाए, मतलब आपकी कुंडली में जो भी हो लग्नेश से 3 घर आगे अगर धन भाव का स्वामी हो तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, छोटे छोटे मतलब कार्यों को पूरा करके फिर अच्छी मात्रा में धन कमा पाएगा। एकाएक बड़ी मात्रा में धन ऐसे व्यक्तियों को कई बार प्राप्त नहीं होता, लगातार प्रयास करना पड़ता है। और तीसरे 11वें के संबंध में ये बात है कि व्यक्ति जितना क्रिएटिव रहेगा, जितने लोगों से जुड़ेगा, जितने कनेक्शन बनाएगा, उतना अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएगा, उतना नाम सम्मान जीवन काल में सुख सुविधा ऐसा व्यक्ति हासिल कर पाएगा। तो इसीलिए तीसरे 11वें के संबंध में अगर लग्नेश से 3 घर आगे धन भाव का स्वामी है तो ज्यादा संघर्ष वाला, लेकिन अगर पीछे 3 घर पीछे बैठा हुआ हो तो बहुत अच्छा प्रभाव इसे कहा जाएगा। जीवन काल में पैतृक भी मिल जाएगा और खुद से भी व्यक्ति अच्छी मात्रा में धन दौलत सुख सुविधा सब हासिल कर लेगा, यह आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए तीसरे 11वें का संबंध वैसे अच्छा है धन कमाने के लिए, धन लाभ के लिए, लेकिन ये मैं कहूंगा कि जीवन काल में व्यक्ति को जो धन है वो थोड़ा सा मतलब अगर आगे बढ़ जाए तो थोड़ा चिंता वाला प्रभाव देता है धन, या कई बार संघर्ष पूर्वक धन प्राप्त होता है, आसानी से नहीं मिलता। जैसे आपने देखा 1-1 वाले संबंध में बहुत अच्छा प्रभाव था, 2-12 वाले संबंध में बहुत अच्छा प्रभाव था। यहां पर एक बात बस लागू करना रहेगी कि अगर पीछे हो तो बहुत अच्छा, आगे होने पर थोड़ा पॉइंट डाउन हो जाएगा, प्रभाव में कमी आ जाएगी, ये बात आपको लागू करना है। क्योंकि पिछले जो दोनों संबंध बताए उनमें धन की समस्या उतनी नहीं आती। यहां इस स्थिति में यानी लग्नेश से अगर 3 घर आगे धन भाव का स्वामी बैठा हो तो थोड़ी सी मतलब चिंता यहां पर धन को लेकर के हो सकती है अधिक मात्रा में, और व्यक्ति फिर थोड़ा धन को लेकर के चिंतित रहे, परेशान रहे, यह संभव है। फिर संबंध आता है चौथे 10वें का। चौथे 10वें का यानी एक से गिनने पर चौथा, दूसरे से गिनने पर 10वां। यहां पर भी वही बात है कि मान लो लग्न के स्वामी से 4 घर आगे अगर धन भाव का स्वामी बैठा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या पाओगे? ऐसी स्थिति में आप पाओगे कि जीवन काल में धन सुख सुविधा अच्छी मात्रा में आसानी से मिल जाएंगी। हालांकि चौथे 10वें का संबंध कभी भी आसान नहीं होता, यह केंद्र संबंध है, तो केंद्र संबंधों में अन्य के मुकाबले अधिक ही संघर्ष देखने को मिलेगा। बल्कि छठे 8वें में जो संघर्ष होता है वो चौथे 10वें में भी आप पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से चौथे 10वें में है। अब दोनों अलग अलग तरीके से काम करना चाहते हैं, उस कारण से संघर्ष है, मेहनत है, मन में विरोध है, या कई बार घर परिवार से विरोध है। व्यक्ति धन कमाना चाहता है लेकिन अन्य का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, या उतने अवसर नहीं मिल रहे, या माहौल कुछ इस प्रकार का है कि व्यक्ति चिंतित है, परेशान है। ये सब बातें यहां लागू कर सकते हैं। हालांकि चौथे 10वें के संबंध में आप देख पाएंगे, यानी कोई भी आगे पीछे कैसे भी बैठे हो, आप एक बात देख पाओगे कि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को जीवन में ज्यादा मतलब मेहनत करना पड़ती है, धन कमाने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और ये मैं कहूंगा कि जब भी चौथे 10वें का संबंध हो तो व्यक्ति को लगातार मेहनत करने से धन प्राप्त होता है। कभी भी ये नहीं देखने को मिला कि व्यक्ति शॉर्ट टर्म में धन कमा लेगा, या व्यक्ति ने सोचा चलो आज तो ये काम कर लेता हूं इससे धन आ जाएगा, ऐसी बात कभी नहीं देखने को मिली। बल्कि ये देखने को मिला कि जब भी चौथे 10वें का संबंध होता है तो व्यक्ति को प्रॉपर प्लानिंग करके चलना पड़ता है। अगर व्यक्ति प्रॉपर प्लानिंग करके चले, अपना फिक्स शेड्यूल समय सब अपना एक काम पर लगाए, अपने लक्ष्य पर लगाए, और फिर लगातार मेहनत करे, तो धीरे धीरे करके अच्छी मात्रा में धन कमाता है, सुख सुविधा कमाता है, और एक समाज में नाम, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा नाम ऐसा व्यक्ति कमा पाता है। तो इसीलिए इस बात का आपको विचार करना है कि जब भी आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी और धन भाव का स्वामी चौथे 10वें के संबंध में हो तो कभी भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग न कीजिए, लंबी सोच के साथ काम कीजिए। हो सकता है अभी लाभ कम मिल रहा हो, अभी की मेहनत से परिणाम कम मिल रहा हो, लेकिन अगर आपने लगातार मेहनत जारी रखी तो आगे आने वाले समय पर आपको धन भी मिलेगा, सुख सुविधा भी मिलेंगी, और सभी प्रकार से आप एक अच्छी स्थिति में धन को लेकर के आ जाएंगे। आपको घर परिवार की जिम्मेदारी जल्दी मिलती है, और उसे उठाने के लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे करके सभी चीजों को हैंडल भी कर लेंगे, और अपने जीवन में एक अच्छा नाम, अच्छा सम्मान, अच्छी प्रतिष्ठा आप सब हासिल कर पाएंगे इसी स्थिति के प्रभाव से। ये धन के लिए मैं अच्छी स्थिति तभी कहूंगा जब आप खुद से मेहनत करने के लिए तैयार हो, जब आप खुद से ये सोचे कि अब मुझे मेहनत करके जीवन काल में कुछ अच्छा कमाना है, अच्छा हासिल करना है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि नहीं चलो देखा जाएगा, बैठे बैठे हो जाएगा, या फिर आपने अभी के लिए कुछ प्लानिंग बनाई, कुछ धन आ गया, उससे जीवन चलाया, और फिर सोचे कि चलो आगे भी चल जाएगा, ऐसा आगे नहीं चलने वाला, आपको परेशानी ज्यादा उठानी पड़ेगी फिर ऐसे में। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और यही विचार रखें कि अगर आपका चौथे 10वें का संबंध
लग्न और धन भाव के स्वामी बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये कोशिश रखना है कि अपना फोकस बनाए रखना अपने काम में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना है। तो ये हुआ चौथा 10वें का संबंध। फिर होता है 5वें और 9वें का संबंध, यानी एक दूसरे से 5वें 9वें में अगर आप देखते हैं कि लग्न और धन भाव का स्वामी है, मतलब उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मान लो इस कुंडली के अनुसार जैसे बुध यहां पर है और धन भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है। अब बहुत से कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है, तो खैर मैं यहां पर आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपकी कुंडली में बुध शुक्र हो जरूरी नहीं है, आपकी कुंडली में कोई और ग्रह होंगे, क्योंकि बुध शुक्र एक दूसरे से इतने अधिक भाव दूर नहीं रह सकते। लेकिन ये केवल उदाहरण बता रहा हूं, तो आप समझ लीजिए इसे। कोई भी ग्रह हो, अगर आपके लग्न के स्वामी और धन भाव के स्वामी नवम पंचम योग में हो, तो ये अच्छी कंडीशन होती है, एक अच्छी स्थिति होती है। क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर आप पाओगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में धन कमाने के बहुत से अच्छे अवसर मिलते हैं। घर परिवार का सपोर्ट मिलता देखा गया है, घर परिवार की ओर से भी अच्छा धन मिल जाए ये भी संभव रहता है। और धन और मतलब व्यक्ति के कार्य के मामले में ये एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। व्यक्ति खुद तो धन कमाता ही है, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी धन छोड़ करके जाए, ये स्थिति इस बात को दर्शाती है। यानी ये धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए अच्छे अवसर निर्मित करती है। अब वही बात है ना, मैं कहूं किसी कुंडली में अच्छे बैठे, प्रभाव अच्छा है, इन दोनों का नवम पंचम योग है, व्यक्ति मेहनत ही नहीं करना चाहता। मान लो व्यक्ति को जितना घर परिवार से मिला उसमें ही सुखी है और ज्यादा उसका प्रयास ही नहीं मैं कुछ करूं, तो ये अच्छा योग भी व्यक्ति को बहुत धनी बना दे, बहुत अच्छा धन दिला दे, संभव नहीं लगता। यहां कितना कहा जाएगा कि फिर ठीक है, व्यक्ति को जो मिला है एक शांतिपूर्ण ढंग से जो सुख है उसका भोग कर लेगा, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, जितना है उसी में रह जाएगा। लेकिन व्यक्ति की सोच है नहीं अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो ये अवसर प्रदान करने वाली स्थिति है। व्यक्ति के जीवन में आप पाएंगे पंचम नवम के संबंध में अगर ये ग्रह बन जाए, तो आपस में ये ग्रह जीवन काल में अच्छे एक से अधिक मार्गों से धन कमाने के अवसर प्रदान करते हैं। व्यक्ति को अलग अलग नए नए लोगों से जोड़ते हैं, नए नए आइडिया व्यक्ति के मन में आते हैं धन कमाने के, और उन पर आगे चलकर व्यक्ति अच्छी मात्रा में धन कमा पाता है। और इसीलिए ये एक अच्छी स्थिति है। या अन्य के जैसे मैंने जो अच्छे स्थितियां बताई थी कि साथ में बैठे हो, दूसरे 12वें में बैठे हो, या तीसरा बैठा हो, या फिर ये वाला 5वां 9वां, चौथे 10वें का और लगने से तीसरे भाव में धनेश का, ये दोनों प्रभाव थोड़े कमजोर होते हैं। या फिर आप पाएंगे कि ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ी ज्यादा मेहनत रहती है, ज्यादा संघर्ष वाली स्थिति रहती है। ऐसा नहीं कि वो धन नहीं कमा सकते, बाकी अगर आप कंपेरिजन वाइज देखेंगे तो संघर्ष अधिक रहेगा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कम पॉइंट में रखा है। बाकी ये पंचम नवम बहुत श्रेष्ठ है, और व्यक्ति प्रयास करे तो जीवन काल में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकता है इसके बलबूते पर। अब यहां पर आता है छठे 8वें का संबंध। मतलब जैसे देखो यहां पर बुध यहां पर है, इससे छठे में शुक्र हो, मतलब धन भाव का स्वामी, या 8वें में हो, इन दो में से किसी स्थिति में चले जाए, गिनती करने पर छठे 8वें का संबंध बने, तो ये छठे 8वें का संबंध लग्नेश और धनेश का जब होता है, तो व्यक्ति को जीवन काल में धन कमाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। अगर मित्र ग्रह हो तो फिर भी चीजें ठीक है, केंद्र में हो तो भी स्थिति ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर केंद्र त्रिकोण जैसे भावों में ना हो, कोई त्रिक भावों में अगर ऐसा प्रभाव बन जाए कि एक लग्न में है, एक केंद्र में, एक त्रिकोण में है, एक त्रिक भाव में है, ऐसी कुछ स्थिति बन जाए तो प्रभाव में कमी आएंगे। मतलब दोनों अच्छे भाव में ना हो, एक ही अच्छे भाव में हो, एक खराब भाव में हो, तो आप पाओगे ऐसे व्यक्ति को अधिक संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, और धन भी स्थिरता पूर्वक नहीं आता। ऐसे व्यक्ति का धन को लेकर के संघर्ष अधिक बना रहता है। कई बार घर परिवार से भी उतना नहीं मिलता, खुद को भी मतलब अधिक मात्रा में मेहनत करके कमाना पड़ता है। ये भी देखा गया कि कई बार ऐसे व्यक्ति के पास ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो गलत संगति में, गलत आदतों में लग जाए, क्योंकि धन का नुकसान करने वाला प्रभाव यहां पर निर्मित होता है। तो ऐसा व्यक्ति अधिक मात्रा में धन का नुकसान करे, खर्च करे, या नुकसान से मेरा मतलब यह है कि गलत लत उसे लग जाए, खान पान की गलत आदत लग जाए, गलत संगति में पड़ जाए, तो फिर उस पर धन खर्च करे तो भी देखने को मिलता है कि वो एक नेगेटिव पक्ष बन जाता है व्यक्ति के लिए। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये देखते हैं कि कुंडली के अंदर लग्न का स्वामी और धन भाव का स्वामी छठे 8वें के संबंध में है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि लगातार सतत संघर्ष करता रहे। संघर्ष लगातार करता रहेगा, एक जगह फोकस होकर करता रहेगा, तो एकाएक सफलता नहीं मिलेगी, एकाएक धन नहीं मिलेगा, पक्की है। लेकिन धीरे 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 करके व्यक्ति पाएगा कि उसके पास धन की स्थिति अच्छी है, धन अच्छा जीवन काल में वो अर्जित कर रहा है, और सुख पूर्वक धन अच्छी मात्रा में कमाकर जीवन जी रहा है। क्योंकि यहां पर बस यही बात होती है कि व्यक्ति अपनी स्किल से, अपने कार्य से कितना आगे बढ़ सकता है। यहां व्यक्ति के पास शुरुआती जीवन में अगर धैर्य हो तो ही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, ये बात पक्की है। यहाँ पर अगर व्यक्ति धैर्य न रख पाए तो फिर चिंता रहती है, थोड़ा खराब प्रभाव मिलता है। इसके बाद एक और पॉइंट यहां मिला लीजिएगा
कि अगर आप ये देखते हैं कि आपके लग्न और धन भाव के जो स्वामी है वो दोनों मित्र है तो ज्यादा अच्छे प्रभाव मिलने की स्थिति रहेंगी। जैसे आपने देखा आपके सम लग्न है, मतलब वृषभ लग्न, यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये जो नंबर के अंक अगर आपके लग्न में लिखे हैं तो आप पाओगे कि ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे का स्वामी मित्र ग्रह है, तो ऐसे में आपको थोड़ा अच्छा प्रभाव मिलने की स्थिति अधिक रहेगी। अन्य लग्नों में प्रभाव थोड़ी कमी आती है और थोड़ा ज्यादा संघर्ष करने पर कोई भी वस्तु या कोई भी स्थिति आपको प्राप्त हो पाती है। तो इसीलिए इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा। बाकी ये स्थिति थोड़ी मध्यम स्थिति में कही जा सकती है और थोड़ा संघर्ष ज्यादा कराने वाली स्थिति कही जा सकती है। और वही बात है, लगातार संघर्ष, लगातार एक दिशा में फोकस ही व्यक्ति को अच्छा प्रभाव दिला पाता है। फिर संबंध है सातवें का, मतलब समसप्तक बोल सकते हैं कि एक दूसरे से आमने सामने। तो जैसे मान लो लग्न का स्वामी बुध यहाँ है, उसका धन भाव का स्वामी शुक्र यहाँ है, कोई और ग्रह आपकी कुंडली में, वैसे भी ये दो तो आमने सामने होंगे नहीं कभी, तो ये दो ग्रह लग्न कुंडली मैच करिएगा, नवमा से मत जाइएगा। तो बुध शुक्र आपने देखा कि आमने सामने, मतलब धन भाव और लग्न का स्वामी आमने सामने है। अब आप क्या पाओगे कि ये स्थिति भी इसी बात को दर्शाती है कि जीवन काल में अच्छा धन आएगा, अच्छी मात्रा में लोग जुड़ेंगे, ऐसे लोग जुड़ेंगे जो सपोर्ट करें, धन दिलाए। लेकिन कब? जब लग्न और धन भाव का स्वामी आपस में मित्र हो। जैसे सम लग्न के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन राशि के लग्न हुए आपके, ये नंबर आपके लग्न में बैठे हैं, तो ऐसे में आपके लग्न और धन भाव के स्वामी मित्र होंगे और ये दोनों ग्रह मिल करके आमने सामने होने के बाद भी अच्छी मात्रा में धन दिलाएंगे, अच्छे अवसर दिलाएंगे। ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको धन कमाने के अच्छे मार्ग दिखाए। नहीं तो क्या होगा? इसका उल्टा प्रभाव होगा। ऐसे लोग जुड़े जो आपको धन कमाने के अच्छे मार्ग तो नहीं दिखाए, बल्कि ये करे कि आपको गलत दिशा में धन लगाने का बोले, आप उनकी बातों में धन लगा भी ले और फिर बाद में पछताए कि ये तो मैंने गलत कर दिया। तो ये बातें आपको देखने को मिलेंगी जब आमने सामने कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए। जैसे मान लो कि आपके धन भाव का स्वामी बना यहाँ पर, हम एक कुंडली लेते हैं, धनु लग्न ले लो अभी के लिए, हालांकि इसमें कोई ज्यादा शत्रु नहीं होते वो, लेकिन फिर भी अभी के लिए मान के चलो कि आपके धन का स्वामी बना मतलब शनि और लग्न का स्वामी गुरु। अब गुरु शनि आमने सामने है, जरूर लग्नेश धनेश का संबंध धन कमाने के अच्छे अवसर देगा, लेकिन अब ये दोनों ग्रह एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, बहुत मित्र नहीं है आपस में। इस कारण से क्या पाएंगे कि यहाँ संघर्ष बढ़ जाएगा, अन्य का सपोर्ट कम मिलेगा, जीवन में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी किसी काम को पूरा करने के लिए। और ये जरूर रहेगा कि अवसर मिलेंगे, लेकिन आपके ऊपर रहेगा या लग्नेश या सप्तमेश अपना धनेश की मजबूती पर निर्भर करेगा कि आप उन अवसरों का लाभ उठा पाते हैं या लाभ नहीं उठा पाते, ये पूरा उसके ऊपर रहेगा। तो इसीलिए अगर आप ये देखते हैं कि सम सप्तक का योग बन जाता है तो उसमें आपको यही बात देखना है कि ये दोनों जो ग्रह बनते हैं ये आपस में किस स्थिति में है, आपस में किस प्रभाव के अंदर है। और अगर आप उसका विचार करेंगे तो आप पाएंगे, अगर मतलब दो ग्रह मित्र है तो आमने सामने बैठना बहुत अच्छा, या दो ग्रह मित्र है उसके अलावा आपने देखा कि आमने सामने बैठे अपने मजबूत भाव में है, मजबूत राशि में है। जैसे आपने देखा गुरु चतुर्थ में है, शनि दशम में है, तो एक दूसरे को देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि दशम में शनि कारक, चतुर्थ में गुरु उच्च के समान, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। तो ऐसे में धन के लिए अच्छा कहा जाएगा। नहीं तो अन्य स्थिति में क्या होगा कि अन्य स्थिति में जहां शनि नीच राशि के हो या अन्य खराब राशि के हो या गुरु नीच राशि के हो, फिर आमने सामने बैठ जाए तो खराब प्रभाव इनके अधिक देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रहों में भी ले लो कि जो ग्रह आपस में शत्रु है वो आमने सामने बैठ जाएंगे तो संघर्ष बढ़ेगा। अन्यथा लग्न और धन भाव के स्वामी का आमने सामने होना धन के लिए, सुखों के लिए अच्छा है, धन के अवसर प्रदान करता है, अच्छे लोगों से जुड़ता है और आप अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से नए नए लोगों से जुड़ करके अच्छी मात्रा में धन कमा पाते हैं। तो ये स्थिति बनेगी जब आप पाएंगे कि धन और लग्न के स्वामी आपस में आमने सामने की स्थिति में बैठे हुए हैं। तो ये हुआ आपका लग्नेश और धनेश का अलग अलग स्थिति का संबंध। आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि क्या स्थिति इन दोनों ग्रहों की बनती है। मैंने अलग अलग बताया, उदाहरण कुंडली से बताया, उससे मिलाकर देख लीजिए। और भी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। बाकी ऐसी ही वीडियो अन्य भाव के स्वामी से कनेक्शन वाली भी आपको मिलेंगी, जिसे देखने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।